स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार सिंह। आपकी 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम की डेट आ गई है और फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में कृषि गणित एवं सांख्यिकी का जो पेपर होता है, जिसमें यूपी कैडेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 20-22 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम आपके पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मिक्स कराते हैं, जिसमें कई चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपका घातांक मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, श्रेणी मिल जाएगी, त्रिकोणमिति मिल जाएगी। तो आप देखिए, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपके इस समय प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं बोर्ड का प्रैक्टिकल हमारा ख्याल है कि 2-3 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। तो 2 फरवरी से 10 दिन का ऑनलाइन कृषि गणित एवं सांख्यिकी का हम कुछ क्लास लेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो दोनों लोग अटेंड कर सकते हैं। तो जो यूपी कैडेट में बैठ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी एंट्रेंस के लिए, और यूपी बोर्ड में जो बैठ रहे हैं उनकी गणित सांख्यिकी की तैयारी हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आज आप कराते हैं। अब ये देखिए, घातांक के सिद्धांत का पहला क्वेश्चन है। आप जानते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में आपके 17 क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चन में एक नंबर के 5 पार्ट होते हैं। उसके बाद जो है आपका 2 से 10 तक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आप इसमें आपके 5 पार्ट हैं और सभी पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 64 की घात 1/6 को सरल करने पर क्या मान होगा, ये आपको बताना है। घातांक के सभी सूत्र आपको हम रिवाइज कर देते हैं। घातांक के सूत्र होते हैं, घातांक के सभी सूत्र आपके रिवाइज करते हैं हम। देखिए, घातांक के सूत्र में आप जानते हैं, पहले हम पीछे चले, आपका पेपर पीछे कर दें। ये पहला क्वेश्चन है कि 64 की घात 1/6 दिया हुआ है और इसको हल करना है कि इसका सरलतम मान क्या होगा। 64 की घात 1/6 दिया हुआ है। तो ये देखिए, घातांक के 4-5 सूत्र हैं, जिसको आप जानते हैं आधार और घात पे आधारित होता है। मान लीजिए a टू द पावर m, इसका मतलब a का m बार गुणा हुआ है, और a टू द पावर n, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातें आपस में जुड़ जाती हैं। और अगर एक आधार बराबर है, घातें अलग हैं और भाग हो रहा है, तो घातों का अंतर हो जाएगा। और अगर घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है n log। ये तो log का होगा, तब यह log होगा। जब घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है m × n। तो इसी सूत्र का यहाँ पर उपयोग होगा। और a टू द पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन a कोई भी संख्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। nth रूट का सूत्र होता है n a टू द पावर n। जैसे आपका अगर 2 घात है तो 1/2, और अगर तीसरा मूल है तो ये हो जाता है 1/3। तो घातांक के सिद्धांत में ये सूत्र आपके चलते हैं। a टू द पावर m और a टू द पावर n का गुणा m + n हो जाता है। और अगर इनका डिवीजन है तो a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, घातों का अंतर हो जाता है क्योंकि आधार बराबर है। अगर a टू द पावर m है, इसके ऊपर घात n है, तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। और a की पावर 0 का मान 1 होता है, जहां पर a कोई संख्या होनी चाहिए, शून्य नहीं। a की जगह 1/3 हो, 4/3 हो, कुछ भी हो, और रूट्स की बात यहाँ आ जाती है। तो ये घातांक के सूत्र हैं। अब 64 का हमें निकालना है। तो 64 का निकालने के लिए आप 64 का पहले गुणनखंड कर लें, क्योंकि इसकी घात 6 है। तो आप जानते हैं 64 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 16, 2 8,
4, 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका, इसको 64 को हम लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इसकी घात 6। अब आपको इस सूत्र में बताया है कि घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो आपस में जब गुणा हो जाएगा तो 6 गुणे 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2, उत्तर हो जाएगा 2। तो इस तरह इसको हम हल कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये लाग का क्वेश्चन है। लाग भी घात से ही बनता है। लाग 1/2 आधार a, इसका मान -1 है, तो a का मान हमको निकालना है। आपको हमने बताया है कि अगर घात के रूप में कोई संख्या लिखा जाए, घात के रूप में कोई संख्या लिखा जाए, अगर घात के रूप में कोई संख्या लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं, घात के रूप में कोई संख्या लिखी जाए, जैसे ये है a⁴ x⁴m। तो a यहाँ पर आधार है, x घात है और m विजड़ है। तो ये लिखा गया है घात के रूप, ये लिखा गया है घात के रूप, ये घात के रूप में लिख गया है। अब इसको लाग के रूप में लिखें तो ये लाग m आधार a = x। यहाँ पर देखिए ये चीज लाग के रूप में, ये लाग के रूप में लिखी गई है। तो इसमें हमें a का मान बताना है। a का मान मतलब इसकी घात कितनी है ये आपको बताना है, इसकी घात कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर x की जगह -1 है और a है, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴ -1 = 1/2। देखिए ये चीज है ना, जैसे a⁴x = m था। अब तो m को इधर लाया, आधार के रूप में लिख दी। इसको संख्या में समझिए तो जैसे है आपका log 8 = 3, तो 8 में 2 है तो 2 की घात 3 = 8। तो यही काम यहाँ किया है, log को हमने घात के रूप में लिख दिया है क्योंकि हमको a का मान निकालना है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाएं तो घातांक का जो सूत्र बताया है इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर -1। यहाँ पर देखिए दोनों में बराबर चिन्ह है, क्यों? और घातें बराबर हैं और बराबर का चिन्ह है। तो जब घात बराबर है और जब घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। घात यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो और क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो आधार भी बराबर होगा, तो a बराबर हो जाएगा 2। इस तरह a का मान जो है आपका 2 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू में छोटा सा क्वेश्चन है और ये आपको दोनों का सूत्र मालूम है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने घातांक भी बता दिया और आपको लाभ भी बताया, ठीक है? यस सर। अब लाभ के और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम बताते जाएंगे आपको। अब ये आपका विचरण का क्वेश्चन, वेरिएशन, ये दिया है प्रतिलोम अनुपाती। इसका मतलब इनवर्स अनुपात है, x y का प्रतिलोम अनुपाती है, x y का प्रतिलोम अनुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है उल्टा इनसे संबंधित है। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं x समानुपाती है 1/y के, क्योंकि ये प्रतिलोम अनुपाती है। अगर समान अनुपाती होता तो सीधे हो जाता। तो ये है x इनवर्स समान है 1/, उल्टा है। तो इसको लिख सकते हैं x = k 1/y, जहां k कोई नियतांक। अब ये संबंध दिया है जब x = 1 है तो y = 3। तो ये मान अगर रख दिया जाए तो k का मान इसमें आ जाएगा। तो ये आपका आ गया x1 और k
y इस समय है 3, तो k का मान क्या हो जाएगा, पीरियड पूरा करें 3, k का मान क्या आ जाएगा 3, जहां पर k एक नियतांक है, कांस्टेंट। तो ये मान यहां रख दे तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3 1/y, k की जगह वैल्यू हमने 3 1/y रख दिया। अब ये संबंध हमने k का निकाला था कि जब x बराबर 1 था और y इक्वल टू 3, तो इनकी मदद से k का मान 3 आ गया था। अब कह रहे हैं यदि y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा, y का मान 5 है तो x का मान क्या होगा। तो आप यहां पर y का मान 5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 3/5, x बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये आपका विचरण के क्वेश्चन इस तरह होते हैं। अगर ये समानुपाती होता तो बात पलट जाती, तभी हो जाता x समानुपाती है y के, इसकी जगह अगर समानुपाती होता तो ये क्वेश्चन हो जाता इस तरह k y, और ये आप जो है x यहाँ पर k y है, x अगर 1 है और ये 3 है तो k बराबर आ जाता 1/3, समानुपाती होता है। ये प्रतिलोम अनुपाती है। अगर इसी का क्वेश्चन उल्टा होता समानुपाती है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता। तो अब इसमें जो है x इक्वल टू हम रखते 1/3y, तब y का मान जब 5 रखते तो ये हो जाता 5/3। इसको ठीक से समझिएगा, ये क्वेश्चन हमने किया है जब प्रतिलोम अनुपाती, प्रतिलोम अनुपाती है x यूनिवर्सली 1/y के अनुपाती है। इसका मान अगर k बराबर रख दिया तो k का मान, क्योंकि y का मान 3 और x 1 दिया था, k का मान 3 आ गया, तो ये एक समीकरण बन गया x 3/y, और y का मान 5 हुआ तो x का मान आ गया 3/5। हमने इसी का उल्टा क्वेश्चन बनाया है, अगर ये समानुपाती होता, प्रोपोर्शन होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता, x समानुपाती होता y के, तो अब यहां पर हम जब रखते ये k वाला संबंध, x समानुपाती होता तो k होता, x 1 है y 3 है तो k का मान 1/3 होता, तो इक्वेशन बन जाता x 1/3y, और हमें y 5 पे निकालना होता, तब x का मान 5/3 होता। दोनों अलग क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका उल्टा बना दिया। इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको विचरण भी पढ़ा दिया। विचरण जब समानुपाती होता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन प्रतिलोम अनुपाती होता है तो इस तरह आपको हमने एक तीर से 2 निशाने मार दिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी आप जानते हैं, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का आप जानते हैं, समांतर श्रेणी यनवा पद होता है। क्या मोबाइल गिरा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैमरा गिर गया। ये आपका समांतर श्रेणी आप जानते हैं जिसमें पदों का अंतर समान होता है, जिसमें पदों का अंतर समान होता है। तो पदों का अंतर समान, इसका मतलब कोई समांतर श्रेणी है a प्लस d, a प्लस 2d, तो यहां पर पदों का जो अगली श्रेणी बन रही है d जुड़ने पर बन रही है। तो समांतर श्रेणी का आपका d निकालने का तरीका होता है 2 पदों का अंतर। समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हैं, 2 पदों का अंतर। अगर 2 पदों का अंतर समांतर आता है तो ये एक समांतर श्रेणी होती है। 2 पदों का अंतर समांतर आता है तो ये एक समांतर श्रेणी होती है। तो ये दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है। a + 1 3a 4a + 2 ये समांतर श्रेणी में है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, और a का मान निकल जाए तो श्रेणी के 5 पदों को लिखिए। श्रेणी के 5 पदों को लिखिए, श्रेणी के 5 पदों को लिखिए। तो आपको ये काम करना है कि श्रेणी के 5 पदों को लिखना है। समांतर श्रेणी का यनवा पद का भी सूत्र बता दे रहे हैं।
nवां पद का सूत्र होता है n-1 d, जहां a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d आपका सारवंतर है, d सारवंतर है, ठीक है, d आपका सारवंतर है। और श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2, इस nवां पद को लास्ट टर्म में कहते हैं a + n। समांतर श्रेणी के n पदों के जोड़ का यह सूत्र होता है, जहां n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और n आखिरी पद है। अगर यहाँ इसकी n पदों के का दूसरा सूत्र ये हो जाता है और n का मान रख दे तो n-1 d। तो ये आपको दिया है कि ये कोई समांतर श्रेणी और इसके 3 पद क्रम से दिए हैं। अगर कोई समांतर श्रेणी है तो पदों का अंतर जो होगा वो समान होगा, सारवंतर समान होगा। तो ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है तो पदों का अंतर समान होगा। तो ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इन पदों का अंतर क्या हो जाएगा, t2 - t1 और t3 - t2। तो इसकी मदद से ये आपका t2 है 3a - a + 1, ये t1 हो गया, और तीसरा पद है 4a + 2 - 3a, ये t3 - t3 हो गया। तो ये दोनों पद बराबर होंगे, क्यों? तो इसको हल किया जाए तो 3a में से a घटा तो ये बचा 2a और -1, क्योंकि माइनस पूरा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 4a में से 3a घटा तो ये बचा a + 2। अब इसको a को दूसरी तरफ ले आए तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस से, तो ये हो जाएगा a, और इस 1 को ले आएंगे तो 2 + 1, तो a बराबर आ गया आपका 3। तो पहली चीज इसमें पता करना था कि a का मान क्या होगा, तो a का मान इस हिसाब से 3। अब इसमें आपको ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, इनमें a का मान रख दें, यहाँ a का मान 3 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, क्यों? और यहाँ a रख देंगे 4 × 12 और 12 और 2 14। तो ये आपका t1 पद आ गया, t2 पद आ गया, t3 पद आ गया। अब आपको ये पता चल गया है कि इसका सारवंतर क्या है। 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया तो सारवंतर 5 है। पहला पद मालूम है तो कोई पद निकाल सकते हैं, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तो निकल गया। चौथा पद हो जाएगा 4 + 3 - 1, और d का मान क्या आ गया था 5, क्यों? तो ये 2 गया तो ये 5 दूनी 10। तो ये आपका चौथा पद है, तो 4 घटाएंगे ना, 3 नहीं घटाएंगे। इससे क्या घटाएंगे 4, क्योंकि सूत्र तो ये है ना, nवां पद बराबर a + n - 1d। पहला पद आपका t1 निकल गया है 4, दूसरा पद 9 निकल गया है, तीसरा पद 14 निकल गया है। तो चौथा पद हो जाएगा इस सूत्र से, चौथा पद हो जाएगा प्रथम पद, ये सूत्र है ना, प्रथम पद 4 और पदों की संख्या 4 है तो 4 - 1 और d का मान है 5, क्यों? तो 4 में से 1 गया 3 और 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 15, 14 5 19। तो ये आपका हो गया चौथा पद आ गया 19। इसी तरह पांचवा पद निकाल लेंगे। पांचवा पद हो जाएगा 4 + 5 - 1 5, तो ये हो गया 4, 5 में से 4 गया 4, तो ये हो गया 5, क्यों? तो ये आपका हो गया 4 × 5 = 20 और 4 = 24, तो पांचवा पद हो गया 24। तो ये आपका पांचों पद इस तरह आ गए, पहला पद 4, दूसरा 9, तीसरा 14 और ये आपका 19 चौथा पद, और पांचवा 24। तो देखिए इस क्वेश्चन में बस इतना करना था कि ये 3 पद दिए हुए थे, तीनों पद में से आपको पहले तो a का मान निकालना था
क्योंकि ये समांतर श्रेणी में थी तो दो पदों का अंतर बराबर होता है, इस हिसाब से हमने ए का मान निकाल लिया। ए का मान निकाल लिया तो पहले पद में ए रख दिया तो ये 4 हो गया, यहाँ ए रख दिया तो 3 त्रिका 9 हो गया, यहाँ ए रख दिया तो 4 तिया 12, 12 2 14 हो गया। और आपका श्रेणी का प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, तो आपने चौथा और पांचवा पद निकाल दिया। तो इस तरह हम समांतर श्रेणी का पद निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका आंगा क्वेश्चन है 512 और -16 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य निकालिए। 4 गुणोत्तर माध्य निकालिए। अब गुणोत्तर माध्य आप जानते हैं, गुणोत्तर माध्य में यहाँ समांतर श्रेणी में पदों को जोड़ रहे, सार्वंतर बराबर था। अब गुणोत्तर श्रेणी में इस तरह की श्रेणी होती है गुणोत्तर। गुणोत्तर में पद गुणा करते हैं, जो तो यहाँ सार्वंतर न करके कॉमन रेशियो सार अनुपात कहते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में दो पदों का अनुपात बराबर होता है, T2/T1 और T3/T2। और गुणोत्तर श्रेणी का आपको ये भी गुणोत्तर श्रेणी भी रिवाइज कर दे रहे हैं, AR की पावर ये आपका है R T2/T1 T3/this और यनवा पद हाँ क्वेश्चन अभी चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन आपका चेंज कर दे रहे हैं। हाँ ये आपका 512 और -16 के बीच में 4 पद आपको निकालने हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद आप जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है AR⁴n-1, ठीक है। और गुणोत्तर जैसे समांतर श्रेणी में, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने अभी जो लिया था चौथा ये आपका उसमें था कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में हमने बताया था कि पदों का अंतर बराबर होता है, गुणोत्तर श्रेणी में पदों का अनुपात बराबर होता है, वहां पर जोड़ते थे, यहाँ गुणा करते। तो ये आपका हो जाएगा T2/T1 T3/T2, ये हो गया R। क्यों? अब ये कोई गुणोत्तर श्रेणी ऐसी बनानी है जिसके अंदर 4 गुणोत्तर 4 पद ऐसे इसके मध्य डालने हैं कि ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी हो जाए। तो अब ये हो गया, इसको G1 मान लें, G2 मान लें, G3 मान लें, G4 मान लें। और आपको कोई दिक्कत हो कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो मेरे चैनल डॉक्टर राकेश कुमार सिंह AES CSA में आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी सब डिटेल में है, तो उसको आप कंसेप्ट देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट यहाँ भी बता देते हैं आपको, तो ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो है ये 4 पद इसके अंदर डालने हैं, और पहले से 2 पद थे, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 6। कुल पदों की संख्या हो गई 6। और गुणोत्तर श्रेणी हो, समांतर श्रेणी हो, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर पता होना चाहिए, और गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद और सार अनुपात मालूम होना चाहिए। क्यों? और इसमें आखिरी पद -16 दिया है, कुल पदों की संख्या 6 है। तो आपको ये छठा पद क्या है, छठा, तो हम सार अनुपात का पता लगा रहे हैं, तो छठा पद आपको दिया है -16। क्यों? और प्रथम पद दिया है 512। प्रथम पद दिया है 512। अब ये सूत्र होता है R⁴n-1, तो पदों की संख्या कितनी है? 6। तो ये हो जाएगा 6 - 1, ये आपका हो जाएगा 512 और R⁵ क्यों? अब इसको 512 दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपका हो गया 512 R⁵। तो R की घातांक आप पढ़ चुके हैं, ये भी घात से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो R की घात इसमें अगर इधर 5 के रूप में बनाएं तो R का मान निकल सकता है। तो इसको अगर 16 से काटें तो 16 का पहाड़ा आपको
इम्तहान देना है तो 20 तक का पढ़ाना चाहिए। 16 तियां 48। 16 तियां 48 होता है। हाँ। क्यों? 16 तियां 48, तो ये 16 तियां 48 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? कितना बचेगा? 3। तो 16 दूनी 32। और अगर आप नहीं आता है तब तो आपको भागी देना पड़ेगा, पहाड़ा आता है तब तो आप कर लेंगे। तो 16 तियां 48, क्यों बचा आपका 3 और 16 दूनी 32। तो इस तरह ये भाग हम कर सकते हैं, ये भी बता दे रहे हैं। अब ये ऋण चिन्ह शो कर रहा है, इसकी घात 5 है तो r भी ऋणात्मक होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/32 और r की पावर 5। क्यों? अभी हमने गुणनखंड किया था 64 का, तो 32 का इसी तरह करें, और तो 32 का याद भी होगा, 64 का 6 था तो ये 5 होगा। तो ये हो गया 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5। और ऋण चिन्ह शो कर रहा है कि ये r जो है ऋणात्मक है, क्योंकि आप जानते हैं जब सम संख्या का 2 ऋण गुणा होगा तो धन हो जाएगा, लेकिन 8 हो जाएगा। तो r का मान आपका आ गया, r का मान आ गया 2 की घात 5 और r की घात 2 5। ये समझ में आया? तो आदर्श अब r का मान, क्योंकि घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, पहले क्वेश्चन में यही किया था ना। चल, तो r का मान आ गया आपका -1/2। तो r का मान आ गया -1/2। कोई दिक्कत? अब इसको रफ कर दे रहे हैं। यही अब हमको 4 पदें निकालने, क्यों? ये 4 पद निकालने हैं। तो अब जीवन का मतलब गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, क्यों? ये पहला पद है, ये दूसरा पद, और गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद हो जाएगा AR2 - 1 AR। तो प्रथम पद कितना है? 512, और दूसरा पद क्या है? R क्या कितना है? -1/2। तो 2 से 512 काटोगे, क्योंकि ऋण से धन काटोगे तो ऋण आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऋण, और 2 दूनी 256, 2 दूनी 4 और 1 बचा, तो 2 बचे 10 और 1 6, तो ये हो गया 256। तो प्रथम गुणोत्तर मान हो गया 256। अब इसी तरह दूसरा निकालें, तो दूसरा हो जाएगा श्रेणी का तीसरा पद, तो ये हो जाएगा AR²। तो ये हो जाएगा 512 गुणे -1/2 की घात 2। भाई 3 - 1 2 हो जाएगा। अब जब -1/2 और -1/2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो गुणा करने में क्या आएगा? तो बताओ, -1/2 और -1/2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप लोग गुणा भी नहीं कर पाओगे तो कैसे काम करेंगे? ये दिख भी रहा है, लिखा भी है, तो ध्यान दिया करिए आप लोग। ऐसे कैसे करेंगे भैया? ऐसे तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। तो ये आपका हो गया 512/4। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 4 8 128। तो दूसरा गुणोत्तर मान आपका 128 हो गया, और तीसरा का मतलब श्रेणी का चौथा पद। तो ये आपका हो गया 512 पहला पद, R 1/2 है और इसकी घात 3, -1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1/8 आ जाएगा। भाई एक बार प्लस होगा फिर ये बेटा बुरा तो आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो ये हो जाएगा 1/8।
अब इसको 8 से काट देंगे तो 8 छठ 48, 8 छठ 64 आएगा, लेकिन ये ऋण है तो -64। ठीक है। इसी तरह आप जो है यहाँ पर G4 का मतलब श्रेणी का 5वां पद, तो ये पहला पद 512 है, ये -1/2 की घात 5 - 1 4, क्यों? तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये, और लेकिन ये -4 बार है, इवन है तो धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप लोग मेहनत करिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 1/16, क्यों? तो ये आपने कहा है 16 तिया 48, क्यों? 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, तो ये आपका जीवन बराबर आ गया, जीवन बराबर आ गया था यहाँ -256, और G2 बराबर आ गया था आपका 128, और G3 तीसरा गुणोत्तर मान आ गया था -64, और चौथा गुणोत्तर मान आ गया था 32। तो इस तरह देखिए, इसमें आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा, सारे सब गुणा तो नहीं कर पाओगे। अब चपत भी एक लगाओ, क्यों? गुणा नहीं कर पाओगे तो कैसे? नहीं तो क्या सो रहे हो क्या यहाँ? क्यों? और सामने कर रहे हैं, एक एक स्टेप कर रहे हैं, ये भी नहीं कि अलग अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जैसे इसके 5 पार्ट होते हैं, फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर का ही आपका क्वेश्चन है, वह है वहाँ का आया, वो बात अलग है। तो गुणों समांतर श्रेणी का आपको जो हमारा नोट्स पढ़िए या पहले भी पढ़ा होगा आपने कि किसी समांतर श्रेणी में 2 पदों का अंतर समान होता है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी बताया कि समांतर श्रेणी में 2 पदों का अंतर समान होता है, 2 पदों का अंतर समान होता है। तो 2 पदों का अंतर समान होता है, तो ये दिया है a² b² - c² समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए 1/b + c, 1/c + a और 1/a + b भी जो है समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये 3 पद समांतर श्रेणी में दिए हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इन 2 पदों का अंतर आपका समान होगा, क्यों? तो b² - a² बराबर होगा c² - b²। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्यों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग बाद में दिक्कत हो जाती है। अब आपको सारी सर्विकाएं लिखवाए हुए हैं आइडेंटिटीज, तो a² - b² को कोई बता सकता है? जो बता सकता है वही बोले, तो क्या लिख सकते हैं? a + b a-, हाँ, इसको लिख सकते हैं a + b और a - b, क्योंकि आदर्श कुछ का कुछ बता देंगे, इसलिए उनसे पूछने में कार्य अभी -1/2 -1/2 गुणा 1 बता रहे हैं। तो अब ये आपका हो गया। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं b + a और b - a, लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं c - b या c + b और c - b, क्यों? यस सर। अब c + b अगर इधर ले आए, क्योंकि बराबर का चिन्ह है ना, तो इसको लिख सकते हैं b - a बटे c + d, क्यों? अब इसी तरह इसको प्लस वाला इधर ले आए तो लिख सकते हैं c + b बराबर बटे b + a, लिख सकते हैं, क्यों? समझे आप? अब इसका कटने वाला बनाने के लिए अगर बीच में हम b - c और प्लस या b + c जोड़ दें और घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। c जोड़ दें और c घटा दें, c जोड़ दें और c घटा दें,
कोई दिक्कत हो रही है क्या? ये आपका था b प्लस सी। अब यहां पर हम c जोड़ दें और c घटा दें, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, और यहां पर आ गया c प्लस बी। इसी तरह यहां a है तो a कटने वाला बनाने के लिए c प्लस ए माइनस बी बराबर b प्लस ए। तो गणित के हिसाब से गलत नहीं हुआ, उतना जोड़े इसलिए ऐसे किए कि इससे ये कटने वाला नहीं, इससे कटने वाला नहीं। ठीक है, अब क्योंकि हमको ये देखने से पता चल रहा है c प्लस ए यहां होता तो अंतर वाले में बन जाता, तो दोनों पक्षों में नीचे c प्लस ए गुणा कर दें, दोनों पक्षों में c प्लस ए गुणा कर दें, तो भी गणित के हिसाब से कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब इसको तोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी बटे, इसको b प्लस सी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे c प्लस ए, वो तो था ही, और यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं c प्लस ए, इसको लिख सकते हैं c प्लस ए। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, आप तो नहीं आ रहा। अब यही काम यहाँ करें, यहाँ पर भी हमने किया c प्लस ए और माइनस ए प्लस बी। क्यों सर? हाँ, क्या नहीं समझ? अब ये आपका हो गया b प्लस ए और c प्लस ए। क्यों? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब यहां तक आप नोट कर चुके होंगे, नहीं कर लीजिए नोट। चलिए देख लीजिएगा कितनी। तो इसके आगे की स्टेप इसको अगर तोड़ दें, नोट करते जाइए, क्योंकि लघुत्तम सेम है तो दो में तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया b प्लस सी बटे b प्लस सी और c प्लस ए। क्यों? और ये माइनस ले लें तो ये हो जाएगा c प्लस ए बटे b प्लस सी और c प्लस ए, और ये आपका हो जाएगा c। तो देखिए आपके क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बड़ा सा आ जाता है एंट्रेंस में तो इसको छोड़ दीजिए, जिस टाइम बचे तब करिए, और ये भी करिएगा कि ओआर सीट पे तुरंत जो आंसर फाइनल हो जाए उसको डालते जाइए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, जो आपको कंफर्म आंसर आ जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन के नंबर बराबर हैं। तो इंट्रेंस में करते वक्त जो क्वेश्चन आते रहे तुरंत करिए और मार्क शीट पे उसका आंसर डाल दीजिए, ये बाद में रह जाता है। अब इसको जैसे आप नहीं सोच पा रहे हैं क्या करना है तो इसको बाद में, अब यहाँ तक की स्टेप सब पूछिए। अब फायदा ये होगा b प्लस सी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/c प्लस ए। क्यों? और यहाँ पर c प्लस ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा b प्लस सी, और यहाँ पर c प्लस ए कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका b प्लस ए। क्यों? b प्लस ए, ये भी गड़बड़ बन रहा है, इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पर c प्लस ए कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा b प्लस ए। क्यों? और यहाँ पर a प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा c प्लस ए। क्यों? तो देखिए दो पदों का अंतर बराबर आ रहा है। देखिए यही है ना, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि ये सिद्ध करना है।
ठीक है, यस सर। तो नोट कर लिया आपने? हाँ नोट भी कर लिया आपने, भेज भी दिया है आपके लिए, ठीक है। चले आगे, कुछ समझ में आ रहा है? सब आप ही के कोर्स का है, बाहर नहीं है। आपको लग रहा है कोर्स से बाहर है क्या कुछ? नहीं सर। किसको लग रहा है कोर्स से बाहर? हैं? हाँ सर। किसको? आदर्श। आदर्श को। अब ये देखिए त्रिकोणमिति तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है √1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा को सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस cos थीटा। कॉट थीटा को साइन कास में बदले तो क्या लिख सकते हैं? कास और साइन में बदले तो क्या लिख सकते हैं? कास थीटा बटे साइन थीटा। तुम लोग सोच ही नहीं पाते। कोसेक थीटा को 1 - sin थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसमें एलएस साइड बराबर आरएस सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एलएस साइड लिया गया, एलएस साइड लिया गया। अब यहाँ पर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से गुणा कर दिया गया। ऊपर नीचे 1 + cos थीटा, क्योंकि नीचे 1 - cos थीटा था तो यहाँ 1 + cos थीटा गुणा और भाग कर दिया गया। 1 - cos थीटा है तो 1 + cos थीटा गुणा और भाग। तो जब ये 2 बार आया तो वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे आपको अभी ये बता रहे थे आदर्श कि a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। तो नीचे ये a की जगह 1 है, b की जगह cos है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। और आप जानते हैं ये है 1 + cos थीटा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, आपके बुक में भी बहुत सारे होंगे, तो वहां बस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 - cos² को थीटा को लिख सकते हैं sin², क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा होता है 1। क्यों? तो यहाँ पर लिख दिए sin² थीटा। अब ये दोनों का वर्ग है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 + cos थीटा बटे वर्ग हट जाएगा ये sin थीटा। वर्ग है, a² को a लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ 1 + cos² थीटा को 1 + cos थीटा और sin² थीटा को अंडर हटाएंगे तो sin थीटा। अब इसको जैसे वहां तोड़ रहे थे इसको तोड़ दीजिए, तो 1 - sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अभी आदर्श बता रहे थे 1 - sin थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहता, अब काट पूछ रहे थे सब चकरा रहे थे, कितनी गलत बात है। cos थीटा अपॉन sin थीटा को लिख सकते हैं cot। तो ऐसे कैसे इम्तिहान दोगे? ये बराबर हो गया आरएस साइड, ए भी बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया। इसमें क्या किए कि इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दिए, 1 + cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये हो गया 1 + cos थीटा का वर्ग, ये हो गया 1 - cos² थीटा, 1 + cos² थीटा। और वह क्योंकि त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, तो 1 - cos² को sin² थीटा लिखिए, तो ये हो गया 1 + cos थीटा और sin। अब इसको तोड़ दिए तो 1 / sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा कोसेक थीटा प्लस cot थीटा RS है। अब आपका इम्तिहान देने का टाइम आ गया और आप लोग को अब सब फार्मूले याद होने चाहिए। अब मैं थोड़े दिन में सब वही उपक्रम करने वाला हूँ, लौट के आता हूँ तो वही उपक्रम चलेगा, ठीक है। अब ये आपका लाग का क्वेश्चन है। लाग आप पढ़ चुके हैं अभी, क्यों? लाग अभी आपको हमने बताया था, ये एक सूत्र ही है, तो सूत्र हमने आपको क्लास में इसीलिए कराया है। लाग का भी आपका हमारे चैनल पे मौजूद है,
लाग पूरा। तो सारे लाग के फॉर्मूले पढ़ लीजिए। अभी आपको हमसे ये प्रूफ करना है log m टू द पावर n आधार a बराबर n log m बेस a। तो आप जानते हैं a टू द पावर x बराबर अगर m माने a टू द पावर x बराबर m माने, ये घात के रूप में लिखा है। अगर इसको लाग के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं log m आधार a इक्वल टू x। क्यों? अब a टू द पावर x को a टू द पावर x बराबर है m, दोनों पक्षों की nवीं घात ले रहे हैं। हम दोनों पक्षों की nवीं घात ले रहे हैं। तो जब nवीं घात लेंगे तो a टू द पावर x टू द पावर n और m टू द पावर n, तो ये आपका हो जाएगा a टू द पावर n x इक्वल टू m टू द पावर n। अब ये घात के रूप में लिखा है, a आधार है आपका, क्यों? और n x घात है और m n जिसका लाभ देखना है। तो इसी तरह जैसे a टू द पावर x इक्वल टू m था, इसको लाग के रूप में लिखे तो लाग m आधार a इक्वल टू x हो गया। तो इसको लिख सकते हैं लाग m टू द पावर n आधार a बराबर n x, क्यों? n x और x क्या है? log m आधार a। ये आपका हो गया n log m आधार a। तो ये आपका हो जाएगा log m टू द पावर n। तो देखिए इसी तरह आप पूरे वाला भी कर सकते हैं, भाग वाला भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? तो अब आगे हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अभी आगे चलते हैं। यहां तक का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यदि np6 बराबर 30 गुणे np4 है तो n का घात हमको निकालना है। तो ये आपका हो गया दिस वन। अब आपको मालूम है कि npr का मतलब होता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, क्यों? तो इस सूत्र से हमको इसको खोल के n का मान निकालना है। तो np6 है, np6 बराबर 30 गुणे np4। तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m माइनस 6 30 और ये गुणे फैक्टोरियल n अपान n माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका कट गया, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, फिर ये गुणा कर लीजिए तो ये हो गया n माइनस 4, क्यों? और ये आपका हो गया 30 गुणे n माइनस 6, n माइनस 6। अब किसी को इतना अंदाजा है n माइनस 4 और n माइनस 6 में कौन अधिक है? n माइनस 4 अधिक है। तो इसमें तोड़े इसको, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल से तोड़ के n माइनस 4 और n माइनस 5 और फैक्टोरियल n माइनस 6 और ये 30 n माइनस 6। तो फैक्टोरियल n माइनस 6 कट जाएगा, क्यों? अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो n से गुणा किए तो ये आपका हो गया n स्क्वायर, क्यों? ये हो गया 5n, इससे किया तो 4n और माइनस माइनस प्लस हो गया 20, ये आपका हो गया 30। सारी स्टेप्स क्लियर है भाई। n pr को हम फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल माइनस से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो जैसे एक एक कम करते रहते हैं चीज़। अब ये आपका आ गया n माइनस 9n और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 20 माइनस 30 बराबर 0। तो ये आपका हो गया n माइनस 9n और माइनस 10 बराबर 0। अगर हमको n का मान निकालना है तो n का मान निकालना है तो इसको हम रफ जगह बना लेना। ये समझ में आया? हाँ सर। तो अब इसमें द्विघात समीकरण हल करें तो इन दोनों का गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस 10n। हाँ सर। और इसको इस तरह तोड़ें कि 10n के बराबर आए तो इस तरह तोड़ सकते हैं n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 10। क्यों? इसको जब हल करेंगे तो बात वही आएगी। ये द्विघात समीकरण में आप कर चुके होंगे। तो अब इसमें हल करें तो n कॉमन लें तो ये हो जाएगा n माइनस 10 और ये आपका 1 इसमें कॉमन होगा n माइनस 10। तो ये आपका आ गया n माइनस 10 और n प्लस 1 बराबर 0। तो पहला एक 0 तो n बराबर आ गया 10 क्यों? और दूसरा लें तो n बराबर n प्लस 1 बराबर 0, n बराबर माइनस 1। तो पदों का मान माइनस 1 तो आ ही नहीं सकता, ये असंभव है, ये असंभव है। क्यों? तो n का मान 10 हो जाएगा। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा n का मान 10। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्यों? हमने सारी स्टेप्स की है और आराम से किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको दिक्कत है नहीं पूछेगा तो हमारी गलती नहीं, ये है हमारी गलती। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ गया। त्रिकोणमिति का सबको मान मालूम है, 60-45 का मान होता है 1। क्यों? 60-45 का कल पीछे हमारा वीडियो देखिए तो त्रिकोणमिति के सारे मान हमने लिखे थे। 60-45 का मान होता है 1। क्यों? सर 45 का मान होता है 1। पूरा मिटा इसमें काट की जरूरत पड़ेगी ना, तो 45 का मान 1 और सेक 60 का मान 2, क्योंकि काट 60 का मान 1/2 होता है, सेक काट का उल्टा होता है। तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसमें इन सब मानों की जरूरत पड़ेगी। इसको शुद्ध करना है 8। तो LSI लीजिए, ये हो गया 4 और 1 का वर्ग, क्योंकि काट 45 का मान 1 होता है। सेक का मान 2 होता है तो 2 का वर्ग, क्यों? और ये 1/2 का घन, क्योंकि ये घन। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4 और ये भी 4 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे, अभी पीछे क्वेश्चन में दिया 1/8 आएगा। तो ये हो गया 1/8, ये दोनों कट गया, ये 1/8 बराबर RSI। तो बड़ा क्वेश्चन कहाँ है? जब मान नहीं याद रहेगा तो बड़ा ही बड़ा, क्यों? लेकिन तुम लोग का तैयारी अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो गलत बात हो रही है, शायद लगता है नहीं हो रही, कोई माने नहीं याद रहता है। अब ये फिर आपका घात का क्वेश्चन आ गया। घातांक अभी किए ही हैं। देखिए अब आपको तो बहुत अच्छी, यदि 2 की घात x + 6 बराबर 8x + 1 है तो x का मान निकालिए। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 6। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, ये है x + 1। और घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है, अभी बताया भाई, ये बताया है ना आपको, a⁴n बराबर m × n। तो ये आपका आ गया 2 की घात x + 6 और ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 3x + 3। क्यों? अब आधार बराबर है तो घात
घात भी बराबर होगी। आधार यहाँ बराबर है तो घात, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो घात भी आपस में बराबर है। समझ में आया? तो इधर ले आएंगे 3 को तो 6 माइनस 3, क्यों? और इधर ले आएंगे तो 3x माइनस x, तो 6 में से 3 गया 3 और 3x में से गया 2x, तो x बराबर आ गया 3/2। तो कोई बड़ा क्वेश्चन समझ में आया? तो ये घातांक का फिर क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है, देखिए कल आपने स्ट्रेट लाइन भी हमारा वीडियो पर पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन में अगर जो है x अक्ष पे a अंतःखंड और b अंतःखंड काटती है तो उसका समीकरण होता है, जैसे ये है a और ये b, तो उसका समीकरण होता है x/a + y/b = 1। क्यों? तो अब ये 3 आपकी रेखाएं दी हुई है, ये 3 रेखाएं दी हुई, तो इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है, क्यों? तो ये इस रेखा को अगर हम इस रूप में लिख लें 5x + 4y = 20 है। अगर 20 से दोनों पक्षों को भाग दे दें तो यहाँ पर हो जाएगा x/4 और यहाँ पर हो जाएगा y/5 = 1। क्यों भाई? इसको ये समीकरण बताए। तो ये अगर ये 5x + 4y = 20 है तो 20 से दोनों पक्षों को भाग दे दिए तो ये 5 चौका 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 × 20। तो ये बता रहा है कि रेखा का रूप इस तरह का है, x अक्ष पर 4 अंतःखंड, y अक्ष पर b। ये रेखा हो गई। अब एक रेखा जो x = 0, आपको बताया था कोई रेखा अगर x अक्ष पर है y अक्ष पर है तो उसका इक्वेशन x = 0, तो वो रेखा ये हो गई, क्यों? और कोई रेखा x अक्ष पे है तो y = 0, तो ये रेखा हो गई। तो ये रेखा एक्चुअल में ये है a और b, क्यों? तो आप इसको निर्देशांक ज्यामिति से भी निकाल सकते हैं और सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 आधार गुणे लंब। तो जल्दी आप फिगर ऐसा अगर आप सरल रेखा पढ़े होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो लेके पॉइंट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे। तो ये हो गया 1/2 आधार गुणे लंब, क्यों? तो आधार आपका 4 है, लंब 5 है, 2 दूनी 4, तो 5 × 10 मात्रक का वर्ग, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब आपका जो सूत्र था, अगर 3 बिंदु दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अगर 3 बिंदु दिए हैं, आपको याद होगा, अगर 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो हाँ, ये 3 बिंदु तो आपको मालूम हो गए ना। यहाँ बिंदु क्या है? यहाँ बिंदु है 0 0, क्यों? और यहाँ है 4 0, यहाँ है 0 5, क्यों? तो अगर इसी को x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लें तो इसमें रखें तो x1 यहाँ पर है 4, क्यों? और y2 है 5, y2 है 5, y3 है 0, क्यों? अब यहाँ पर आपका x2 है 0, ये हो जाएगा 0, क्यों? x2 0 है ना। और फिर यह है y3, तो y3 भी 0 है, क्यों? और यहाँ y1 भी 0 है, y1 भी 0, क्यों? अब यहाँ पर x3 0 है
y1 0 है, क्यों? और y2 आपका 5 है, लेकिन 0 से गुणा हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों सूत्रों से आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दिमाग है तो वहां पर आपको कोई ये थोड़ी सोचना है कि त्रिकोणमिति से ही करें, दोनों विधि से कर सकते हैं। तो आपको हमने दोनों विधि बता दी, क्यों? लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब सरल रेखा आप पढ़े होंगे। ये आपको पता होगा, रेखा का समीकरण जब रेखा x अक्ष पे a अंतरखंड, y अक्ष पे b अंतरखंड काटती है तो x अपान a प्लस y अपान b स्क्वायर होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके एंट्रेंस में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, क्यों? अब दिमाग रहेगा नहीं तो कैसे करेंगे? जब -1/2 और -1/2 एक बता देंगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? अब सूत्र याद अभी पूछूंगा मैं, इस क्वेश्चन में एक सूत्र लगेगा, देखिए सबको याद है कि नहीं। कल ये सूत्र आया भी था, लेकिन किसको किसको याद है? 10a प्लस b बराबर क्या होता है? 10 थीटा प्लस 10 थीटा 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a जो यहाँ रहेगा वही तो बोल रहे हैं। 10a माइनस b बराबर 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10 और 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10 180/4, तो ये हो जाएगा 10 45 और इसका मान होता है a। अब ये आपका 10 पाई बाई 4 प्लस a इंटू 10 पाई माइनस 4 माइनस a इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो LS साइड लें और ये सूत्र अगर त्रिकोणमिति का मालूम है तो आप लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10a बटे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10a इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस 10a अपान 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10a। अभी आपको हमने यहाँ बताया कि 10 पाई बाई 4 बराबर 10 180/4 10 45 1, तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ ये रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10a और यहाँ 1 रख दें, ये हो जाएगा 1 माइनस 10a, क्यों? अब ये 1 माइनस 10a और ये यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 10, क्यों? अब ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया 1। अब देखने से कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन दिमाग लगाएंगे, ये फार्मूला पता रहेगा, नहीं तो वैल्यू रख के करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, कहेंगे तो वो बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा तो होता है। तो एंट्रेंस में या बोर्ड में इसी तरह आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का काम भी है, लेकिन अगर आप यहाँ वैल्यू रख के खोल के करने लगेंगे तो भया तमाशा, क्यों? पढ़ते लिखते तो है नहीं बाबू साहब हमारे। अब इस पेपर में देखिए लाग, त्रिकोणमिति और घातांक के क्वेश्चन काफी आए, क्यों? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लाभ और घातांक का दोनों का इसमें इस्तेमाल है, जो हम क्वेश्चन अभी करते आए हैं उसी तरह का है, क्यों? तो इसको अगर हम लिख दें, इसमें x का मान निकालना है, 2x प्लस 3, आधार 10 यहाँ भी है और दोनों में बराबर का साइन है। इसको लिख सकते हैं लाख 10 256 और 256 का गुणनखंड करें तो 2 का कितनी बार आएगा? 2, क्यों? 1 2 2 4 28 2 64 32। अब याद हो जाना चाहिए,
8 बार आएगा। अभी हम लोगों ने किया है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा किया, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो गया log 10 2 की घात x प्लस 3। इसको लिख सकते हैं log 10 आधार 2 की घात 8। अब दोनों तरफ log है, आधार 10 है, बराबर का चिन्ह है, तो log हटा सकते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर 2 की घात 8। और जब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर रहेंगी। तो कई क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 8। तो x बराबर इधर ले आएंगे, तो 8 माइनस 3 x बराबर 5। ठीक। तो देखिए कि आपके क्वेश्चन ये एक एक नंबर वाले थे, थोड़ा दिमाग खटाखट लगाना था। तो आपको सब समझ में आया? तो इसमें आपका घातांक, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, त्रिकोणमिति, क्यों सब हमने दोहरवा दिया, क्यों सब सूत्र बताते गए। ओके, धन्यवाद। आगे हम लोग इसी तरह तैयारी, और याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के सभी लड़के, तो ऑनलाइन आपकी अगर आप चाहिए तो एक टाइम फिक्स कर दिया जाए। उस टाइम पे 3 फरवरी से आपकी यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर की और इंट्रेंस की गणित और सांख्यिकी की क्लास ऑनलाइन चले। तैयार हो तो आस्था चैनल से बात कीजिए, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी में, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे ही। धन्यवाद। ओके।